चावल की खेती चल रही थी भाई अपनी, राइस कल्टीवेशन, और ये कौन सा पढ़ेंगे अपन, राइस का पार्ट थर्ड। पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो गया था। पार्ट 1 में हमने बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन और जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। पार्ट 2 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ पढ़ी थी, और पार्ट 3 में अपन स्टार्ट करेंगे पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस। देखो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में सबसे पहले हमेशा हम किसकी बात करते हैं, क्लाइमेट की। कैसा मौसम चाहिए चावल की खेती के लिए। राइस हम सबको पता है एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है भाई, खरीफ क्रॉप है मतलब इसको गर्म मौसम चाहिए। इसके साथ साथ राइस को ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट भी होती है। राइस के वातावरण में राइस को जिस तरह का क्लाइमेट चाहिए उसमें ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए, मतलब राइस को हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पसंद है, ठीक है। और देखो और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राइस के ओवरऑल ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर राइस की ओवरऑल ग्रोथ के लिए होता है 20 से 35 डिग्री सेल्सियस। कई किताबों में आपको 21 से 37 डिग्री सेल्सियस भी मिल जाएगा। ये दोनों ही सही है, ठीक है, ये भी सही है वो भी सही है, दोनों को याद रखना। 20 से 35 डिग्री सेल्सियस या फिर कहो 21 से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है भाई। और देखो पूछ लेते हैं कि भाई फ्लावरिंग स्टेज पर क्या टेम्परेचर चाहिए। फ्लावरिंग स्टेज को हम एंथेसिस स्टेज भी कहते हैं, तो कई बार एंथेसिस के नाम से भी पूछ लेते हैं। इसको हम ब्लूमिंग स्टेज भी कहते हैं, तो ब्लूमिंग स्टेज पर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ब्लूमिंग स्टेज कहो या एंथेसिस कहो या फ्लावरिंग कहो, तीनों एक ही बात है। तो इस स्टेज पर क्या ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए रहता है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है 26 से लेके 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 26 to 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और देखो भाई पूछ लेते हैं कि भाई राइपनिंग के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए। अब देखो जिसने चावल की खेती होते हुए देखी होगी वो तो बता देगा। चावल की जो खेती हम करते हैं वो शुरू करते हैं हम मई जून में जाकर, और जुलाई में जाके स्टार्ट करते हैं, मई तो नहीं, जून जुलाई में जाके स्टार्ट करते हैं। और हार्वेस्टिंग करने का टाइम कब आता है अपना, अक्टूबर में जाकर। यानी कि जो फसल के पकने की अवधि होती है वो अपनी मिड अक्टूबर और सितंबर से के करीब स्टार्ट होती है। उस वक्त टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। तो राइपनिंग के लिए ऑब्वियसली जो टेम्परेचर होगा वो यहाँ से तो कम ही होगा, लेकिन 21 से या 20 से नीचे नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल ग्रोथ हमने क्या बोल दिया है 20 से 35, मतलब मैक्सिमम 35 और मिनिमम 20। तो इसके लिए राइपनिंग के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है भाई, इतना चाहिए टेम्परेचर। इस टेम्परेचर में ही राइस की फसल अच्छे से पककर तैयार होती है। और क्या कंडीशन चाहिए इस राइपनिंग स्टेज में, एक तो ब्राइट सनशाइन चाहिए, जितनी चमकदार धूप पड़ेगी उतना ही अच्छा ग्रेन डेवलपमेंट होगा, दाना बनेगा। साथ ही साथ यहाँ पर लो ह्यूमिडिटी चाहिए। देखो ह्यूमिडिटी कंडीशन जो है वो राइस की ग्रोथ के लिए चाहिए। जब तक राइस में ग्रोथ होती रहेगी तब तक ह्यूमिडिटी कंडीशन राइस को चाहिए। मैच्योरिटी कंडीशन जो होती है राइपनिंग स्टेज, वहाँ पर ग्रोथ फिर रुक जाती है। मैच्योर होने का मतलब अब कंप्लीट ग्रोथ हो चुकी है, अब उसमें राइपनिंग स्टेज आएगी, उसका दाना पककर तैयार होगा। तो वहाँ पर हमें फिर ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जहाँ हमें लो ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। अगर यहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि हमने रेंज क्या दी है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। मान लो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया, ऐसी कंडीशन में यहाँ इम्परफेक्ट फिलिंग होती है, इम्परफेक्ट फिलिंग ऑफ ग्रेन, मतलब दाना जो है वो अच्छे से नहीं बनता, और कई जगह पर तो दाना बनता ही नहीं, ठीक भाई। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लो 12 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाए तो। अब देखो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई सितंबर और अक्टूबर के महीने में 12 से कम पहुंच जाए, लेकिन कुदरत है, नेचर है, कुछ भी कर सकती है। ऐसे ही पूछने वाले भी कुछ भी पूछ सकते हैं, वो तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाए ये भी पूछ सकता है। आंसर हमें पता होना चाहिए।
तो अगर 12 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर हो जाए तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन में राइस के अंदर कंप्लीट स्टेरिलिटी आ जाती है। कंप्लीट स्टेरिलिटी का मतलब उसमें एक भी ग्रेन नहीं बनेगा, वो प्लांट पूरी तरह से स्ट्राइल हो जाएगा। ठीक है भाई। और देखो यहाँ पर जो मैक्सिमम रेंज है वो कितनी है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ्लावरिंग स्टेज पर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर निकल जाए तो क्या होगा? यहाँ अगर टेम्परेचर देखो मैक्सिमम रेंज है 37 डिग्री सेल्सियस, इससे भी अगर ऊपर जाता है ना, वो भी फ्लावरिंग स्टेज पर, तो जो पॉलन ग्रेन होंगे ना वो जल जाएंगे। पॉलन ग्रेन बर्न, पॉलन ग्रेन जल जाएंगे तो क्या होगा भाई? जो पॉलिनेशन है वो कम हो जाएगा, पॉलिनेशन रिड्यूस हो जाएगा, पॉलिनेशन यहाँ पर कम होगा। पॉलिनेशन कम होने की वजह से फर्टिलाइजेशन कम होगा, फर्टिलाइजेशन कम होगा तो जायगोट नहीं बनेगा और सीड डेवलपमेंट नहीं होगा। मतलब अल्टीमेटली पॉलन ग्रेन जलने से उपज भी अपनी कम हो जाएगी, दाना अच्छे से नहीं बनेगा। और देखो भाई और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? और क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि ये जो रेंज है ना 20 से 35 डिग्री सेल्सियस वाली, ये मेनली अपन को टिलरिंग स्टेज के लिए फोकस करना है। किसके लिए? टिलरिंग स्टेज के लिए। ये 21 से 37 या 20 से 35 जो है ये सबसे फेवरेबल टेम्परेचर है, फेवरेबल रेंज है टिलरिंग स्टेज के लिए। हम सभी जानते हैं जितने भी टिलर वाले प्लांट होते हैं उनमें अगर हमें अच्छी उपज चाहिए, ज़्यादा यील्ड चाहिए, तो टिलरिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा टिलर्स बनते हैं उतनी ही ज़्यादा बालियाँ बनेंगी, उतने ही ज़्यादा ग्रेन डेवलपमेंट होगा, उपज उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। जैसा कि मैंने बताया था कि टिलर अपने आप में एक सेपरेट इंडिविजुअल प्लांट की तरह वर्क करता है। एक ही सीड से निकलते हैं कई सारे टिलर्स, लेकिन वे हर एक टिलर एक इंडिविजुअल प्लांट की तरह काम करता है। ठीक भाई, तो ये तो बात की हमने क्लाइमेट की। अब आ जाओ सॉइल के ऊपर। सॉइल में आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। कभी भी क्वेश्चन अगर पूछा गया है सॉइल के ऊपर तो सिर्फ 2 ही बातों पर आया है। पहला कि कौन सी सॉइल चाहिए और उसका पीएच क्या होना चाहिए। राइस के लिए चाहिए होती है क्ले लोम सॉइल, ये सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है। साथ में इसका जो पीएच है वो होना चाहिए 4 से 6। ये कैसा है आपका? स्लाइटली एसिडिक। ठीक है भाई, बस इतना याद रखना है और इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना। ठीक भाई, तो क्लाइमेट की कंडीशन हमने देख ली, कैसा वातावरण चाहिए, क्या चाहिए। मिट्टी हमारे पास चलो क्ले लोम सॉइल है, पीएच भी उसका इतना है। तो अब शुरू करें अपन कल्टीवेशन। देखो भाई राइस का कल्टीवेशन शुरू करते हैं। अब राइस का जो कल्टीवेशन है ना वो 2 बातों पर डिपेंड करेगा। कौन सी 2 बातों पर? एक इरिगेशन पर और दूसरा रेनफॉल पर। कुल मिलाकर एक ही बात हुई घुमा फिरा के, पानी की उपलब्धता पर। कि वाटर, अभी पानी की उपलब्धता 2 तरीके से हो सकती है, या तो तुम्हारे पास सिंचाई की व्यवस्था हो या फिर बारिश अच्छी होती हो। तो यहाँ पर जो चावल का कल्टीवेशन है, जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है राइस का, वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। किस बेसिस पर? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता के आधार पर। वाटर का हो या फिर वाटर में अपना क्या 2 चीज़ें आ जाएंगी, एक इरिगेशन और दूसरा रेनफॉल। ठीक है भाई, तो बारिश या पानी की उपलब्धता के आधार पर 2 तरीके का कल्टीवेशन राइस में होता है। एक होता है लो लैंड कल्टीवेशन, ठीक है भाई। दूसरा होता है अप लैंड कल्टीवेशन। देखो लो लैंड कल्टीवेशन कब किया जाता है? जब पानी की भरपूर अवेलेबिलिटी हो, जब वाटर अवेलेबिलिटी हो तब लो लैंड कल्टीवेशन होगा। जब पानी की कमी हो, स्कैरिसिटी ऑफ वाटर, अगर पानी की कमी हो तो अपलैंड कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ लो लैंड कल्टीवेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेथड है वो है ट्रांसप्लांटिंग का। कौन सा? ट्रांसप्लांटिंग का। ये मोस्ट कॉमन मेथड है लो लैंड कल्टीवेशन में। इंडिया के अंदर जितना भी राइस ग्रेन होता है ना उसका 45% इसी ट्रांसप्लांटिंग मेथड से ही होता है। इंडिया के अंदर जितना भी चावल का
प्रोडक्शन होता है उसका 45% प्रोडक्शन इसी ट्रांसप्लांटिंग मेथड से ही होता है। अपलैंड कल्टीवेशन में बात करें तो यहाँ पर तो हम डायरेक्ट सीडेड कर देते हैं, या तो आप जो स्प्राउटेड सीड होंगे उनकी ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो, ठीक है भाई, या तो फिर आप यहाँ पर सीधे सीड ड्रिल से भी लाइन सोइंग कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रांसप्लांटिंग, और यही हमें पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रांसप्लांटिंग का मेन मुद्दा क्या होता है, मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करते हैं ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग की जाती है सीडलिंग बनाने के लिए, पौध तैयार करने के लिए। तो मतलब ट्रांसप्लांटिंग में हमें क्या लगानी पड़ेगी, नर्सरी। ट्रांसप्लांटिंग की बात हो रही है तो नर्सरी लगानी पड़ेगी। अब नर्सरी भी कई प्रकार की लगाई जाती है, किसमें, राइस में। जैसे कि एक होती है बेड नर्सरी, ठीक है, एक होती है ड्राई नर्सरी, एक होती है आपकी मैट नर्सरी, और एक होती है डेपॉग नर्सरी। एक कौन सी होती है आपकी, डेपॉग नर्सरी। इसमें से हमें दो पढ़नी है, एक तो वेट नर्सरी और दूसरी हम बात करेंगे डेपॉग नर्सरी की। इसमें से मोस्ट कॉमन तो आपकी यही होती है डेपॉग नर्सरी, सॉरी वेट नर्सरी जो है वो मोस्ट कॉमन नर्सरी है। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वेट नर्सरी और डेपॉग नर्सरी से ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक SRI भी होता है, लेकिन वो तो पूरा मेथड ही अलग है, उसके लिए तो अलग से ही क्लास लेनी पड़ेगी, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। अभी बात करो वेट नर्सरी और डेपॉग नर्सरी की। चलो भाई देखो, वेट नर्सरी सबसे पहले तो एरिया की बात कर लेते हैं। जो भी आपका मुख्य खेत होगा, जितने एरिया में आपको चावल की खेती करनी है, उस एरिया का 10वां हिस्सा वेट नर्सरी के लिए यूज़ किया जाएगा। मतलब कि 1/10th पार्ट ऑफ मेन फील्ड, जो भी मेन फील्ड है, जितने भी एरिया में आप चावल की खेती करना चाहते हो, उसके 10वें हिस्से में हमको वेट नर्सरी लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन पूछते हैं बेसिकली 1 हेक्टेयर के ऊपर, कि मान लो मेन फील्ड जो है वो आपका 1 हेक्टेयर है, तो फिर नर्सरी एरिया कितना होगा। 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 10,000 मीटर स्क्वायर को 10 से भाग दो तो कितना आएगा आपका, 1,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 1 हेक्टेयर एरिया में अगर चावल की खेती करनी है तो वेट नर्सरी का एरिया कितना रखना पड़ेगा, 1,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। एरिया मिल गया। अब क्या करना है, मान लो ये रहा वो एरिया, ठीक। इस एरिया में भर दो आप क्या, पानी, ठीक है, पानी भर दिया। अब क्या करोगे, पानी के बाद यहाँ पर कर दो पडलिंग। अब पडलिंग क्या होती है ये बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा पडलिंग क्या होती है। पडलिंग के उद्देश्य क्या होते हैं वो देखो, इंपॉर्टेंस इसका क्या है पडलिंग का। एक तो खरपतवार को रिमूव कर देते हैं, परकोलेशन को रिड्यूस कर देते हैं, इसके अलावा एक सैचुरेशन ले आते हैं। भाई पानी जो है वो हम भरने पर वो नीचे ना चला जाए, ज़मीन में ना चला जाए, इसके कुछ उद्देश्य हैं पडलिंग के, ठीक है। पडलिंग कर दी, पडलिंग करने के बाद इस फील्ड को कर देते हैं हम लेवल विद द हेल्प ऑफ लेवलर। 3 चीज़ें हो गई, मतलब हमारी नर्सरी तैयार है। अब 1 से 2 दिन बाद, पडलिंग के 1 से 2 दिन बाद क्या करोगे, ये जो आपका मेन नर्सरी एरिया है इसको बेड में बांट दोगे, इसको छोटे छोटे बेड में आप बांट दोगे। यहाँ पर ये जो बेड है इसकी विड्थ के ऊपर क्वेश्चन आता है कि एक बेड की चौड़ाई कितनी रखनी चाहिए, तो वो चौड़ाई रखनी चाहिए 1 से लेकर 1.5 मीटर, 1 से लेकर 1.5 मीटर की विड्थ होनी चाहिए। और रही बात लंबाई की, ये जो लेंथ है ये आपकी इच्छा अनुसार, जितनी भी आप लंबाई रख सकते हो उतनी लंबाई रखो, लेकिन ये जो विड्थ है ना ये फिक्स होती है 1 से लेके 1.5, 1 से लेके 1.5 मीटर चौड़ाई तक की विड्थ रखनी चाहिए, ठीक है भाई। ये कर दिया। अब इसमें सीड डाल दो। सीड का क्या करोगे, ब्रॉडकास्टिंग करनी पड़ेगी। कितना सीड लगता है ये है सबसे इम्पोर्टेंट। तो वेट नर्सरी में सीड रेट क्या रहती है, अब यहाँ पर भी 2 कंडीशन बन जाती हैं। एक, अगर सीड बोल्ड तो नहीं है, दूसरा कहीं सीड स्मॉल साइज का तो नहीं है। अगर बोल्ड साइड का है, अगर सीड का दाना बड़ा है, जो सीड का जो साइज है सॉरी वो बड़ा है, तो सीड रेट रखनी है अपन को 40 से 45 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। और अगर सीड छोटा है तो अपन को रखना है 30 से 35 kg पर हेक्टेयर।
देखो बड़ा वेरिएशन मिलेगा इस सीड रेट में, अलग अलग किताबों में कुछ भी सीड रेट दे रखी है, लेकिन मैं जो आपको डाटा दे रहा हूँ वो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर ICAR के द्वारा पब्लिश्ड किताब का डाटा है। एक बात और सुन लो, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे, कोई भी आंसर लगाओगे तो उस किताब के डाटा को ध्यान में रखना है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हम देते हैं और उसमें जब कोई क्वेश्चन हमारा आंसर गलत कर देता है तो जब उस पर हम कोई क्लेम करते हैं तो वो हमसे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि भाई आप कह रहे हो कि इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आपके पास सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, आप कैसे कह सकते हो। तो वहाँ पर हम हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का सोर्स लगा सकते हैं कि देखो इस किताब में लिखा है कि सीड रेट 40 से 45 kg है और ये किताब ICAR ने पब्लिश की है, मतलब आपको ये क्वेश्चन सही करना पड़ेगा और उनको सही करना भी पड़ता है। तो जो कि आपकी अच्छी किताबें हैं, कुछ और भी किताबें हैं इसके अलावा, काफ़ी अच्छे पब्लिशर्स की किताबें हैं, राइटर की किताबें हैं जिनको अवार्ड मिल चुका है, उन किताबों का भी रेफरेंस ले सकते हो। अब उन किताबों का नाम तो मैं नहीं लूँगा। तो यहाँ पर जो भी डाटा मैं आपको बता रहा हूँ वो सब की सब डाटा एक ऑथराइज्ड जो कि अच्छी किताबें हैं, जिसके ऊपर आप जिन किताबों का सोर्स लेकर आप किसी पर भी क्लेम कर सकते हो और अपना क्वेश्चन सही करवा सकते हो। ठीक है, तो ये डाटा आप याद रखना। तो यहाँ पर सीड रेट याद होगी, ठीक है, ये सीड रेट हम रखेंगे। उसके बाद कितने समय में ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाएगी, मतलब पौध कितने समय बाद बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये रेडी हो जाती है आपकी 20 से 25 दिन बाद, सॉरी 25 से 30 दिन बाद। ये आपको याद रखना है, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ट्रांसप्लांटेशन जब हम करते हैं मेन फील्ड में तो कितने दिन बाद करते हैं, 25 से 30 दिन बाद। किस में, इस बेड नर्सरी मेथड में। ठीक है भाई, इतनी बातें इसके बारे में याद रखनी है। अब आ जाओ डेपोग नर्सरी पर, यहाँ लिख लेते हैं इसको, डेपोग नर्सरी। कुछ बातें इसके ऊपर भी याद रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेते हैं कि भाई डेपोग नर्सरी जो है वो कहाँ डेवलप हुई थी। इसको डेवलप किया गया था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस में। उसके बाद जब ये इंडिया में आई थी तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में कुछ फार्मर ने, कुछ किसानों ने इसको एडॉप्ट किया था। ठीक है भाई, एरिया की बात कर लो, कितना एरिया यहाँ पर रखते हैं, 25 से 30 मीटर स्क्वायर पर हेक्टेयर के हिसाब से, इतना कम। देखते जाओ भाई। सीड रेट यहाँ पर क्या रखी जाती है, इस पर भी क्वेश्चन पूछते हैं। सीड रेट होती है यहाँ पर 1.5 से 3 kg पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो सीड यहाँ पर रखते हैं ना, ये स्प्राउटेड सीड होता है। कैसा, स्प्राउटेड सीड। एक्चुअल में होता क्या है, इसमें डेपोग मेथड में ना ही हम कोई सॉइल का यूज़ करते हैं, ना ही हम किसी मैन्योर और फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। ध्यान रखना, डेपोग मेथड में हम किसी भी सॉइल, मैन्योर और फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते। उसकी नर्सरी जो है वो एक सख्त सरफेस पर बनाई जाती है। होता क्या है, देखो सबसे पहले इसकी जो सीड होती है उसको हम करते हैं सोक, किसमें, वाटर। कितने घंटों के लिए, 10 से 12 घंटों के लिए इसकी सोकिंग करते हैं, मतलब पानी में भिगोने रखते हैं। उसके बाद इसको मॉइस्चर वाली जगह पर रख देते हैं जर्मिनेट होने के लिए, मॉइस्चर प्लेस पर रख देंगे। उसके बाद जैसे ही इसमें प्री जर्मिनेशन होगा, प्री जर्मिनेटेड जो सीड होंगे उनको ले जाकर रख दोगे आप कहाँ पर, सॉइलिड सरफेस पर। ठीक है, सॉइलिड सरफेस में क्या हो सकता है, सॉइलिड सरफेस में कंक्रीट की सरफेस हो सकती है, आपका वुडन सरफेस, लकड़ी की कोई सरफेस हो सकती है, आपकी कोई ट्रे हो सकती है। उसके ऊपर रख के इसको कवर कर दिया जाता है पॉलीथीन शीट के साथ। ये है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको पॉलीथीन से कवर्ड कर देते हैं। किसमें, डेपोग में। सिंपली, बहुत सिंपल मेथड है। सीड लेते हैं, पानी में भिगोते हैं उसको 10 से 12 घंटे के लिए। उसके बाद उसको मॉइस्चर वाली जगह पर रख देते हैं जिससे उसमें जर्मिनेशन हो जाए। जैसे ही वो प्री जर्मिनेटेड सीड होंगे, जर्मिनेशन होता नहीं है मतलब होने वाला होता है, तो जो प्री जर्मिनेटेड सीड होते हैं उनको एक सख्त सरफेस पर रख देते हैं। वो सख्त सरफेस कॉन्क्रीट की सरफेस भी हो सकती है, वुडन सरफेस भी हो सकती है, कोई ट्रे भी हो सकती है। रखने के बाद उसको एक पॉलीथीन शीट से कवर कर देते हैं। ठीक है भाई, इससे क्या होता है, 11 से 14 दिन के अंदर आपकी ट्रांसप्लांटिंग बनकर तैयार हो जाती है। इस पर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है भाई, तो ये बातें याद रखनी है आपको डेपोग नर्सरी में। यहाँ पर क्या बातें याद रखोगे, यहाँ पर सीड रेट याद करो। ब्रॉडकास्टिंग में हम सीड रेट कितना लेते हैं,
100 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। सीड ड्रिल से कर रहे हो तो 60 kg पर हेक्टेयर। सीड रेट की बात हुई है तो और देख लो भाई, ये भी साथ ही साथ याद रखो कि SRI मेथड में सीड रेट, हालांकि SRI मेथड को हम पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। SRI मेथड में सीड रेट होती है 5 kg पर हेक्टेयर। इसके अलावा बासमती राइस की बात कर लो, बासमती राइस में सीड रेट क्या रखते हैं, देखो ये बासमती राइस की सीड रेट होती है 20 से 25 kg पर हेक्टेयर। हाइब्रिड राइस की सीड रेट क्या रखते हैं, हाइब्रिड राइस के लिए सीड रेट रखी जाती है 15 kg पर हेक्टेयर, ठीक है भाई। ये सब कुछ आप याद रखना। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले हम बात करेंगे जो नेक्स्ट पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, इसके आगे की जो प्रोसेस होगी, मेन फील्ड में इसको ले जाना होगा, वहाँ पर क्या प्रोसेस करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तब तक आप इसको समझिए, इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है।